नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त राम निवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हमारी जो रिमेनिंग क्लासेस है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, उसको हम फिर से जारी करते हैं। तो हमारा 60 तक क्वेश्चंस हो गया था, उसके बाद आगे का हम सीरीज चलाते हैं और आज में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मज़ा भी बहुत आने वाला है दोस्तों। तो हो जाइए स्टार्ट, हो जाइए तैयार, दिल थाम के बैठिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन। तो वायुमंडलीय प्रदूषक का मतलब जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेड गैस जो है, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड करती है, वो कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। होता क्या है कि जो अर्थ पे मौजूद जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह चलाए जाते हैं तो उनके अंदर से जो गैस रिलीज होती है, इसका नाम है सल्फ़र। और जब ये ज़मीन से ऊपर उठकर जब एक लेयर बनाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देती है, जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड गैस हो जाती है। और जब बारिश होती है तो ये बारिश के साथ ज़मीन पे आ जाती है और कहीं ना कहीं ये एसिड वर्षा को भी बढ़ावा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? ए CFS यानी क्लोरोफ्लोरो सल्फाइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या डी मीथेन। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ए जीवाश्म ईंधन दहन, बी प्राणियों का श्वसन, सी ज्वालामुखी क्रिया या डी दलदली भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन दहन। तो होता क्या है कि जीवाश्म ईंधन का मतलब जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं जो फ्यूल होते हैं, उनको हम फॉसिल फ्यूल की श्रेणी में लाते हैं। तो उनको जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? ए CFS, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। दोस्तों मीथेन एक जहरीली गैस है जो कि धान के खेतों में या खानों में जो वहाँ पर पाई जाती है और बहुत ही जहरीली गैस होती है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं, 65वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन या डी CFS। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। और अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, सूंघने से हंसी आती है और ये एक प्रकार से एनेस्थेसिया के रूप में भी काम में लाई जाती है मेडिकल सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें सर्वाधिक जो जीवन काल होता है वो किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। 66वां क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? मतलब किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये रिलीज होती है? ए नायलॉन, बी सीमेंट, सी कपड़ा
या डी कागज। तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है वो नायलॉन एक कपड़ा हो, मतलब एक प्रकार से फाइबर का नाम है और इससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये जब प्रोसेस के थ्रू जब काम चलता होगा फैक्ट्री में, तो वहाँ पर क्या है कि मतलब इससे नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैस का जो उत्सर्जन है वो सर्वाधिक होता है। 67वां क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो ए मरुस्थलीय मिट्टियाँ, बी शीत कटिबंधीय मिट्टियाँ, सी शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ, या डी उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ। तो एक रीजन है, तो ऑप्शन डी, इस रीजन में उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ जो होती पाई जाती हैं, तो यहाँ से ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस का स्रोत है। आगे बात करते हैं 68, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? केवल केमिकल रिएक्शन से। ए मीथेन का, सी CFS का, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या डी नाइट्रस ऑक्साइड का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CFS। मात्र रासायनिक क्रिया से CFS का निर्माण होता है। 69वां क्वेश्चन, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? ए कंप्यूटर, बी टेलीविज़न, सी एयर कंडीशनर, या डी कूलर। आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनर। AC में जो लोग बैठते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि AC जो होती है, AC के अंदर से प्रोसेस करके एक कूलिंग निकलती है और कूलिंग के बदले में जो बाहर निकलती है वो निकलती है क्या? एक जहरीली गैस निकलती है, ठीक है भाई। और CO बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ओजोन परत क्या है कि हमारे वायुमंडल के ऊपर एक बहुत ही मोटी सी परत है जो कि सन से यानी सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको मतलब वो रिफ्लेक्ट करती है, बचाती है। अगर वो सीधे सीधे अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ज़मीन पे आ गई तो इंसानों के जो स्किन है उस पर पड़कर वो स्किन डिजीज पैदा कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का 70वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? ए विकिरण यानी रेडिएशन, बी मरुस्थलीभवन या डेजर्टिफिकेशन, सी वनों को नष्ट करना यानी डिफॉरेस्टेशन, या डी ग्लेशियर्स का निर्माण यानी ग्लेशियर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वनों को नष्ट करेंगे तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ेगा वो पृथ्वी पर वो जीवों की, मतलब जो इसमें जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, यानी एनिमल्स जो रह रहे हैं या इंसेक्ट रह रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी नीदरलैंड, या डी नॉर्वे। तो आंसर ए डेनमार्क, यानी कोपेनहेगन जो राजधानी है वो डेनमार्क की है। 72वां क्वेश्चन, सूखा यानी ड्रॉट को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? ए वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, बी वनों से वर्षा होती है, सी वनों में अनेक जलीय पौधे मिलते हैं, या डी वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों से वर्षा होती है। तो वन नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सब कुछ खत्म। 73वां क्वेश्चन, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है, यानी एक डेफिनेट पैटर्न क्या है? तो ए घास, भेड़िया, हिरण, सर्प, बी जीवाणु, घास, खरगोश, भेड़िया, या सी घास, कीट, पक्षी, सर्प, या घास, कीट, हिरण, सर्प। तो देखो इसका जो आंसर है वो सी है। अब सी किस तरह से है? क्योंकि घास को क्या है कीट खाएगा, कीट को पक्षी खाएगा और पक्षी को सर्प खा लेगा। इस तरह से एक मतलब चेन बन गई, साइकिल बन गई, यही चल रहा है आजकल। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? ए
एजोटोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, सी राइजोबियम या डी स्ट्यूडोमोनास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर। तो मिट्टी में रहने वाला जो है वो फ्री नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला एक बैक्टीरिया है, क्योंकि होता क्या है जो पौधे हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया एजिटो जो बैक्टीरिया है, तो क्या होता है जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नूडल्स जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं उनकी जड़ों में रहता है और इन्वायरमेंट से सीधे डायरेक्ट वो नाइट्रोजन कलेक्ट कर लेता है और नाइट्रोजन कलेक्ट करके वो उन्हीं नूडल्स के अंदर स्टोर कर देता है। और आफ्टर सम टाइम की मतलब वो जब ब्रेकआउट होते हैं नूडल्स, तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो ब्रेकआउट हो जाती है और वो सॉइल के अंदर मिल जाती है, जिससे कि जो उसके ज़मीन के अंदर जो प्लांट जर्मिनेट होंगे उनको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये एक प्रकार से मीडिएटर का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बधाई के पात्र हैं। ठीक है, आराम से करेंगे। 75 एस्ट्रोसैट क्या है? ए हाल ही में खोजा गया एक दूरगामी ग्रह, बी खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह, या सी एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड, या डी मौसम संबंधी अध्ययन हेतु हवाई जहाज। तो ऑप्शन सी एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड जो है, जैसे कि जो बृहस्पति है और जो हमारा मंगल ग्रह है, उनके बीच में एक बेल्ट होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड वगैरह होते हैं। ठीक है। 76वां क्वेश्चन, किसी तालाब के पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? ए पादप प्लवक, बी मछलियाँ, सी प्राणी प्लवक, या डी मेढक। तो भैया जो तालाब में भी एक पारितंत्र होता है और एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। तो पोषण का मतलब कई सारी चीज़ों पे मतलब डिपेंड है। तो ऑप्शन बी है मछलियाँ, पौधों को भी खाती है, मछलियों को भी मछलियाँ खा लेती हैं। 77वां क्वेश्चन, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? अभी मौजूदा टाइम का जो आंकड़ा है, ए 23.54%, बी 21.23%, सी 33%, या डी 22.16%। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 23.54%। ये मौजूद टाइम में भारत की स्थिति है। लेकिन किसी भूमि पर वनों का जो परसेंटेज है वो 33% यानी टोटल लैंड का 33% वन होना चाहिए, तब एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट हो जाता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो सरकार का भी लक्ष्य है, लेकिन हर साल खासतौर से यूपी इस मामले में बहुत आगे है कि 1 करोड़ पौधे जो हैं वो हर साल के जुलाई महीने लगाए जाते हैं। अब वो कितने बचते हैं कि नहीं वो चीज़ अलग है, लेकिन इनिशिएट अच्छा है सरकार का, ये लगातार चाहे किसी भी तरह की पार्टी हो मतलब हो, इसका योगदान करती है। 78वां क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? ए स्वीडन, बी न्यूजीलैंड, सी फिनलैंड, या डी कनाडा। तो ऑप्शन ए स्वीडन, विश्व का एकमात्र कार्बन फ्री देश स्वीडन। 79वां क्वेश्चन, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी ग्लोबल सैटेलाइट लिंक व्हीकल, या सी जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल, या डी इनमें से कोई। ऑप्शन ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये GSLV का फुल फॉर्म है। 80वां क्वेश्चन, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? ए अवरक्त यानी इंफ्रारेड, बी एक्सरे, सी गामा रे, या डी दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड जो लाइट होती हैं। तो टेलीविज़न रिमोट जो होता है वो एक प्रकार का किस तरह की लाइट को रिलीज करता है, वो अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड लाइट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 81वां क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ए जल संरक्षण, बी
सॉरी, ग्रीन इंडिया प्लान, सी सतत विकास, या डी सौर ऊर्जा उत्पादन। तो ऑप्शन डी सौर ऊर्जा उत्पादन, सोलर एनर्जी जो है वो आप जान ही रहे हो कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो उनका एक टाइम लिमिट है कि अर्थ में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं और एक समय के बाद ही ख़त्म भी होंगे। तो सरकार का या सभी का मानना ये है कि मतलब इस पर डिपेंडेंसी कम की जाए ताकि और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के बारे में सोचा जाए। तो क्या हुआ कि सन जो है वो एक प्रकार से उसके अंदर तो सारा का सारा जीवन समाया हुआ है। तो क्या है कि ये जो सोलर एनर्जी की बात हो रही है, तो सन से जो लाइट आती है उसमें सोलर एनर्जी होती है और उसको हम एज ए केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, बैटरी के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, उसको फिर बाद में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो सरकार भी इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनिशिएट कर रही है लोगों को और बता रही है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और आने वाले समय में ये सोलर एनर्जी का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें, अपने घरों में भी सोलर पैनल लगाएं ताकि लाइट को बचाया जा सके। पानी उतना है नहीं, ठीक है। हो गया इसका आंसर। 82वां क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन से फिर भी देख लेते हैं। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? आंसर तो इसका डी है भी, तो हम यहीं से लगा देते हैं मतलब, ठीक है। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित कीजिए। तो देखो भी इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, निमग्न पादप, प्लावी पादप, रीढ़, शाख और झाड़ी और वृक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन था ये? 82वां क्वेश्चन का आंसर डी, ठीक है। पारितंत्र में क्या होता है? पारितंत्र में क्या होता है? ए प्राथमिक उत्पादकों की संख्या पर प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। बी द्वितीयक उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक क्यों? क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। सी प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या प्राथमिक उत्पादकों से अधिक, या डी प्राथमिक उपभोगी कम से कम प्राथमिक उत्पादकों पर, ठीक है। तो ए जो इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? ए ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, बी पदार्थों का चक्रण, साइक्लिक ऑफ मटेरियल, सी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और डी ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थों का चक्र। 85वां क्वेश्चन, चने के पौधे साइसर एरिटिनम, ये साइंटिफिक नेम है इसका, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको और कहीं नोट डाउन भी कर लो, क्योंकि चने का जो कभी कभी ऐसे नाम पूछे जाते हैं। द्वारा स्थित की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? ए प्राथमिक उत्पादन, बी सकल उत्पादन, सी द्वितीयक उत्पादन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सकल उत्पादन। चने के पौधा द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा, कुल ऊर्जा इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? सकल उत्पादन। 86वां क्वेश्चन, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? ए जीवाणु और कवक को, बी केवल सूक्ष्म जीव को, सी उपयुक्त दोनों को, या डी दोनों एवं बड़े जीव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, जीवाणु कवक को, केवल सूक्ष्म जीव को। 87वां क्वेश्चन, भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? ए गिरी पत्तियाँ, जीवाणु, कीट, लार्वी, पक्षी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सीधे सीधे बी ले लेते हैं, ज़्यादा झंझट पाने की जरूरत नहीं है। तो पहला है फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन या मछली। इस तरह भोजन श्रृंखला का एक रूप हो गया। 87 हो गया। 88वां क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो फ्लो है नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, ये कौन सा नियम है?
ए ऊर्जा गतिकी के प्रथम नियम, बी ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम, सी दोनों, या डी कोई नहीं। तो ऊर्जा गतिकी का जो दूसरा नियम है इसका आंसर हो जाएगा बी। 89 नेपेंथिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपेंथिस क्या होते हैं? ए प्राथमिक उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया ए इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक, नेफेंथिस प्राथमिक उत्पादक। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉपिक स्तर क्या होगा? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चतुर्थ। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रथम। 91वां क्वेश्चन, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, व इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी प्राथमिक अपघटक, सी अंतिम अपघटक, या डी भोजन पिरामिड का शीर्ष। भोजन पिरामिड का शीर्ष, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी भोजन पिरामिड का शीर्ष। 12वां क्वेश्चन, किसी एक हाइड्रोस्फीयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी यूएन मानव अधिकार परिषद, सी यूएन वुमेन, या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका विश्व आर्थिक मंच। 94वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है? ए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ए नल्लामला वन, बी सी नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, या डी शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, या शेषाचलम बायोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा ए सत्यमंगला बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? ए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक उपदर्शन राष्ट्रीयकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, सी पर्यावरण अधिनियम 1986, या डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम, ए एक दूसरे से अन्योन्य प्रक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, बी पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। आंसर हो जाएगा सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, सी दक्षिणी सौराष्ट्र, या डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ए इसका आंसर हो जाएगा एक महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा
और एशियाई वन्य गधा। ये बहुत ही संकटपन जातियों में है, ये मतलब इनके जीवन पे बनाई है, कुछ ही मात्रा में रह गए होंगे ये। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है? ए जैव डिम्बनाशी का उत्पादन, बी जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी जंतुओं की जनजन्य क्लोनिंग या डी रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो ऑप्शन सी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसक्रिप्टोम किसे इंगित करता है? ए जीनोम संपादन में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी, बी किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, सी जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन या डी कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की संपूर्ण श्रृंखला। दोस्तों ये थे आज के आई थिंक 61 से स्टार्ट किए थे, तो आई थिंक 40 क्वेश्चन के थे और ये आज का सेशन डबल सेशन हो गया, लेकिन इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। तो कोशिश थी हमारी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई सजेशन तो वो भी दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।